गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो डियर, हाउ आर यू? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु खंड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादक, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। और नंबर टू, क्षारीय एवं उष्ण भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबंधन, अल्कलाइन एंड बैरन लैंड्स, एसिडिक लैंड्स एंड द मैनेजमेंट। तो हम जो है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आरजीएम के साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कृषि जलवायु खंड, व्हाट इज द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ये जब हम समझेंगे कि व्हाट इज द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, तब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन: कृषि जलवायु खंड वे क्षेत्र होते हैं जहां मौसम, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी। देखिए, मैंने पहले से ही जो है इनको हाईलाइट किया हुआ है। मौसम और तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी एवं स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी लगभग समान होती है और जिनके आधार पर वहां की फसल प्रणाली, कृषि उत्पादन पद्धति व संसाधन प्रबंधन निर्धारित किए जाते हैं। दैट इज द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। सरल शब्दों में हम कहें, किसी क्षेत्र का जलवायु प्लस मिट्टी प्लस टॉपोग्राफी स्थल रूप उस क्षेत्र का कृषि जलवायु खंड तय करता है। उस क्षेत्र का कृषि जलवायु खंड तय करता है। उद्देश्य: कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, उपयुक्त फसलों व किस्मों का चयन, संसाधन में जो है संसाधनों में जल, भूमि, ऊर्जा संसाधनों का सही उपयोग, टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। These are the objectives of एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे। कृषि जलवायु खंड का निर्धारण मुख्यतः इन कारकों पर होता है, जिसमें सबसे अहम टेम्परेचर और रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी, मिट्टी का प्रकार कैसा है, टॉपोग्राफी की बात करी, टॉपोग्राफी कैसी है, और पारिस्थितिकी एवं वनस्पति, इकोलॉजी एंड वेजिटेशन। इन आधारों पर जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि भारत में कृषि जलवायु खंड कितने हैं। ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, भारत सरकार, आईसीआर के द्वारा 1989 में, प्लानिंग कमीशन 1989 के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया? 15। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन 1989 द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15, नो डाउट। अब सेकंड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर। आईसीआर ने जो है 1990 के अंदर आईसीआर ने पूरे भारत को 20 एग्री क्लाइमेटिक रीजन्स में जो है डिवाइड किया है। इनमें राजस्थान इनमें से दो राजस्थान इनमें से दो प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में आता है। वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो 61% के लगभग आता है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो 39% के अंतर्गत आता है।
कृषि जलवायु वे क्षेत्रवार मुख्य फसलें। कृषि जलवायु खंडों का जो है वो क्षेत्रवार मुख्य फसलें क्या-क्या है, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाग राज्य का उत्तर-पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का 61% 61% जो है मरुस्थलीय या अर्ध-मरुस्थलीय जो वर्षा पर निर्भर है। राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% उपजाऊ है। ये क्या है? उपजाऊ है। ये वर्षा पर निर्भर करता है। उत्तर-पश्चिमी भाग जो है कुल क्षेत्रफल का 60% 61% है और ये जो है मरुस्थलीय या अर्ध-मरुस्थलीय है जो ओनली वर्षा पर आधारित है और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का 39% है, ये उपजाऊ है। फर्टाइल जो है सॉइल इसमें आती है। राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें बोई जाने वाली मुख्य फसलों का विवरण जो है हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम जो है एग्री क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में यहाँ डिटेल से समझेंगे वन बाय वन करके। तो इसमें जो है आप लोगों को पूरा ध्यान लगाना है और मन से इसको समझना है। जब बड़े ईज़ी तरीके से जो है इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर से चलते हैं, उत्तर-पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी। सबसे पहला जो है हम ऊपर की ओर से चलेंगे जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले जो आते हैं वो तो ये जो है इनके अंदर मुख्य रूप से जो है आपके खरीफ के अंदर बाजरा, गवार और किन्नू ये फसलें जो है ली जाती है। किन्नू वैसे मुख्य रबी की फसल है। इसका जो है ज़्यादातर जो है किन्नू सर्दी के मौसम में जो है हार्वेस्ट होते हैं। तो ये सदाबहार क्रॉप है और दूसरा कपास जो है वो मुख्य फसल है और सरसों, गेहूँ जो है वहाँ की मुख्य फसलें हैं। अब हम सबसे पहले हम समझेंगे इनको सिर्फ पहले हम जो है जलवायु खंडों को समझ लेते हैं, फिर मैं आगे जो है आपको फसलों और वर्षा के बारे में डिटेल से बताता हूँ। अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति शुष्क यानी कि वेरी ड्राई जो वेरी ड्राई अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिम यानी कि कुछ भाग में सिंचाई भी है और जो है ज़्यादातर भाग जो है उसका अति शुष्क है यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई है और उसके अंदर आपका जो है जैसलमेर आएगा और बीकानेर और चूरू। चूरू का जो है आधा पार्ट, चूरू का कुछ कुछ पार्ट है। अब तीसरा उसके नीचे हम बढ़ते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए, ये हमने बात की थी फर्स्ट सी की, ये फर्स्ट बी और ये फर्स्ट ए, यानी कि उसके नीचे अगर हम आते हैं उसके नीचे यदि हम आते हैं तो आप लोग जो है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है वो है। फिर उसके नेक्स्ट हम चलते हैं लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके बाद में लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सॉरी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बाड़मेर और जोधपुर। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में जो है बाड़मेर और जोधपुर और जैसा कि अभी फलोदी जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है वो भी जो है आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, इसके अंदर जो है जालोर, सिरोही
पाली, जालोर, सिरोही और पाली जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो है हम अगर बात करें अंतःस्थलीय यानी कि जो है ये बीच में पड़ता है अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। सेकंड ए इसमें नागौर है। नागौर में डिडवाना और कुचामन, डिडवाना कुचामन एक जो है पार्ट बना दिया गया है, वो भी इसी में शामिल। सीकर और झुंझुनू और चूरू का कुछ पार्ट, चूरू का कुछ पार्ट जो है यानी कि ये आपका झुंझुनू से लगता हुआ, और ये पार्ट जो है इसके अंदर शामिल है। ये अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। अब हम इसके नीचे बढ़ते हैं तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में फोर्थ ए के अंदर जो है आपका उदयपुर, अर्ध आर्द्र में उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। और उदयपुर से जो है सलूम्बर भी जो है इसमें उदयपुर में शामिल किया गया है। ये अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है। और इसके नेक्स्ट जो अब अगर हम बढ़ते हैं तो आर्द्र, अर्ध आर्द्र और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी, ये फोर्थ ए फोर्थ बी, इसके अंदर जो है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ हिस्सा और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसके अंदर शामिल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ जो है भाग इसमें शामिल है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। अब हम बात करें, अब हम आगे बात करते हैं आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो है आपका झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, बूंदी है और सवाईमाधोपुर का जो है कुछ पार्ट, सवाईमाधोपुर, ये जो है आर्द्र आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो है शामिल किए गए हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो कि पिछले बीच के जिले हैं जिसमें अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, दौसा है, और ये जो जिले हैं आपके इसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। बाढ़ संभावित जिले यानी कि बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है आपका खैरतल, तिजारा अभी अलवर से अलग किया गया है, और अलवर है, भरतपुर है, करौली, धौलपुर, ये जिले, और इसी में भरतपुर से जो डीग को थोड़ा अलग किया गया है। तो खैरतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर और डीग, करौली और धौलपुर, ये जो जिले हैं ये बाढ़ संभावित क्षेत्र है। इनके अंदर जो है फिलहाल भी जो है ये बाढ़ देखने को मिली थी। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से जो है ये हमने बात अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के ये डिस्कस हो गया, बाढ़ संभावित पूर्वी क्षेत्रों की बात करी। अब नेक्स्ट मैं आपको इनके डिटेल्स में जो है टेबल के रूप में आपको बताता हूँ कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में इसके अंदर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर एवं फलोदी, बाजरा, मोठ एवं तिल, बाजरा, मोठ एवं तिल इसकी जो है खरीफ की मुख्य फसलें हैं। गेहूं, सरसों और जीरा, गेहूं, सरसों और जीरा जो है रबी की मुख्य फसलें हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की, इसमें कपास और गंवार जो खरीफ की मुख्य फसलें हैं। गेहूं, सरसों और चना यहाँ की जो है मुख्य रबी की फसलें हैं, और साथ में ही जो है किन्नू की खेती भी गंगानगर में की जाती है, ये पूछा जा सकता है। अतिशुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें आपके बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले शामिल है। यहाँ पे बाजरा, मोठ और गंवार की फसलें रबी के अंदर ली जाती है। गेहूं और सरसों और चना इसमें जो है मुख्य शामिल है। यहाँ पे अगर बारिश की हम बात करें तो
200 से 200 से 370 मिलीमीटर जो है इसके अंदर बारिश जो है अपने शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम देखने को मिलती है। सॉरी, और इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ में 150 से 350 मिलीमीटर बरसात देखने को मिलती है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र अंतःस्थलीय, जैसे हमने बात करी थी कि बीच के जो जिले हैं डिडवाना, कुचामन, नागपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले का भाग जो है वो अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे बाजरा, गंवार और दलहन की फसलें जो है मुख्य रूप से की जाती है। सरसों और चना भी जो है रबी सीजन में किया जाता है। और इसमें जो है अगर बरसात की बात करें तो आई थिंक सबसे कम बारिश जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉरी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में 100 से 350 है। और आपके जो है अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में इसमें भी जो सबसे कम बारिश देखने को मिलती है, ये भी 100 से 350 mm। इसमें भी बारिश बहुत कम, यानी कि अतिशुष्क के अंदर सबसे कम बारिश देखने को मिलती है 100 से 350। और अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन में अंतर्वर्ती जो जिले हैं इनके अंदर भी जो है बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। इनके अंदर अगर हम बात करें तो 300 से 500 mm बारिश जो है वो देखने को मिलती है। और लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, लूनी नदी के अंतर्वर्ती क्षेत्र के अंतर्गत जो है जालोर आपका आता है, पाली, सिरोही और जोधपुर जिले जो है इसमें शामिल है। इसमें बाजरा, गंवार, तिल मुख्य फसलें हैं खरीफ की। और रबी में जो है गेहूं एवं सरसों जो है यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे भी बारिश जो है 300 से 500 के बीच में जो है देखने को मिलती है। 300 से 500 mm बारिश यहाँ की जो है औसत बारिश होती है। अब हम अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में बात करें। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, दौसा एवं टोंक जिले शामिल हैं। और यहाँ पे बाजरा, गंवार, ज्वार की मुख्य फसलें हैं। गेहूं, सरसों एवं चना जो है यहाँ की रबी की मुख्य फसलें हैं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें खैरतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर। बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, जौ, सरसों एवं चना। देखिए सरसों जो है इस संभाग में सबसे ज्यादा की जाती है। गेहूं, जौ और सरसों, चना बाढ़ संभाग पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पे अमरूद की खेती भी जो है वो आपको देखने को मिलती है, अमरूद की खेती। अब हम बात करें जो है इसमें अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है बारिश की जो अगर बात करें, बारिश जो है यहाँ पे 500 से 700 mm यहाँ पे देखने को मिलती है। और 500 से 700, और इसके अंतर्गत भी जो है आपका बारिश जो है लगभग 500 से 700 के बीच में ही जो है देखने को मिलती है। 500 से 700 के बीच में mm। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा बारिश हल्की यहाँ पे ज्यादा होती है। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर एवं सिरोही जिले के भाग है। मक्का जो है यहाँ पे दलहन और ज्वार, मक्का यहाँ पे बहुत ज्यादा रूप में की जाती है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। गेहूं और चना जो है यहाँ पे वो भी
लिया जा सकता है। और ये जो बारिश का जो इसका औसत अ, जो अनुमान है वो 500 से 900 mm के बीच में है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले के भाग इसमें शामिल है। मक्का, चावल चावल यहाँ पे जो है देखने को चावल की खेती यहाँ मिलती है। और उड़द जो है ये खरीफ सीजन में गेहूँ और चना जो है यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश जो है अर्ध आर्द्र से ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बारिश आपका जो है 600 से 1100 के बीच में, यहाँ पे जो बारिश है 600 से 1100 mm के बीच में देखने को मिलती है। और आपका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां और सवाईमाधोपुर के जिले सम्मिलित है। इसमें ज्वार एवं सोयाबीन की मुख्य खेती होती है। और यहाँ पे गेहूं एवं सरसों की खेती भी जो है देखने को मिलती है। इसके अंदर 650 से 1000 mm बारिश देखने को मिलती है। आई थिंक यहाँ तक जो है को लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी तरीके से आपको जो है ये समझा दिया गया है। चलिए इसको अब जो है कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। राजस्थान का 61% भाग मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है 100 मिलीमीटर के लगभग। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि ये 1300 से 1500 के बीच में जो है हो सकती है। वैसे यहाँ पे जो है आपका अधिकतम 1100 के बीच में देखने को मिलती है। अगर सबसे अधिक वर्षा के बारे में पूछा जाता है तो उसमें आपका जो है ऑप्शन ये थोड़ा देखना होगा। ये 1100 तक होनी चाहिए। राज्य में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। राज्य में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है, जुलाई से सितंबर। यहाँ पे जो वर्षा का सीजन है वो जुलाई से सितंबर है। अब हम बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी की, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता के बारे में। मृदा उर्वरता क्या है? सोइल फर्टिलिटी मृदा, देखिए सबसे पहले हम मृदा उर्वरता क्या है इसको समझेंगे। इसका अर्थ क्या है? मृदा की वह क्षमता जिसके द्वारा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। सिंपल भाषा में जो है यहाँ पे गया है, मृदा की वह क्षमता जिसके द्वारा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके उनकी वृद्धि और विकास में सहयोग करती है, वो जो है मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा उर्वरता की परिभाषा के तौर पर हम देखते हैं तो मृदा उर्वरता वह गुण है जिसके कारण मृदा पौधों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक जल, पोषक तत्व और अनुकूल पर्यावरण प्रदान करती है। दैट इज द मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो है प्रमुख कारक क्या क्या है? प्राकृतिक कारक, नेचुरल कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक, नेचर नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसमें जो है आपका मेन है मृदा की उत्पत्ति, मटेरियल। मृदा जिस चट्टानी पदार्थ से बनी है वह उसके खनिज व पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है। मृदा जिस चट्टानी पदार्थ से बनी है उसके अंतर्गत जो है खनिज और पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत होता है मृदा की उत्पत्ति। मृदा उर्वरता पर प्रभाव, बेसाल्ट से बनी काली मिट्टी अधिक उर्वरता होती है। रेत युक्त बलुआ पत्थर कम उर्वरता वाले होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, वर्षा, तापमान और पवन की मात्रा जो है जैविक क्रियाओं, अपघटन और पोषक तत्व चक्रण को प्रभावित करती है। वर्षा, तापमान, पवन की मात्रा जो है जैविक क्रियाओं, अपघटन, इरोशंस और न्यूट्रिएंट पोषक तत्व चक्रण को प्रभावित करती है। गर्म और शुष्क जलवायु जो है कम जैविक होती है और
जैविक क्रियाएँ और कम उर्वरता भी जो है उसमें होती है। आर्द्र क्षेत्र की जलवायु जो है वो अधिक आर्द्र क्षेत्र की मृदा जो है अधिक उर्वर होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैविक क्रियाएँ, कैचवे, सूक्ष्मजीव, वनस्पति अपघटन मृदा में पोषक तत्व जोड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये सभी आप जानते हैं। अधिक जैविक क्रियाएँ उच्च उर्वरता को बढ़ाती है और जैविक गतिविधि की कमी मिट्टी को मृत बना देती है। इस टोपोग्राफी यानी कि जमीन की स्थिति कैसी है, अगर ढलाव है और ऊंचाई है तो जल संरक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करती है। टोपोग्राफी जो है वो ऊंचाई जल संरक्षण और अपर्दन को नियंत्रित करती है। समतल भूमि पर अधिक जल संरक्षण होता है, अधिक उर्वरता होती है। ढलुआ क्षेत्र में कम अपर्दन ज्यादा होता है। जहाँ पे जो है ढलाव होगी तो वहाँ पे मिट्टी ज्यादा कटेगी और वहाँ की जो मृदा है वो उर्वर कम होगी। ये आप सभी समझते हैं इस बात को। और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले नेचुरल कारकों में जो है जल की उपलब्धता भी जो है शामिल है। नमी पोषक तत्वों के घुलने और पौधों तक पहुंचने में सहायक होती है। नमी क्या होती है? पोषक तत्वों के घुलने और पौधों तक पहुंचने में सहायक होती है। नमी की अच्छी मात्रा पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण और सूखा क्षेत्र जो है कम। यानी कि अगर नमी होगी तो पौधों को पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होगा और अगर सूखा होगा तो मृदा ही कम उर्वर होती है और उतना ही उसमें जो है पोषक तत्व जो है कम मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति पत्तियां जड़ें अपघटन से मिट्टी को जैविक पदार्थ मिलते हैं। पत्तियां जड़ें और अपघटन से मिट्टी को क्या होता है? जैविक पदार्थ मिलते हैं। घनी वनस्पति जैविक पदार्थ अधिक होंगे, जहाँ पे घनी यानी कि वेजिटेशन ज्यादा होगी तो वहाँ पे जैविक और उच्च उर्वर भी होगी। रेगिस्तानी क्षेत्र होगा तो जैविक पदार्थ वहाँ पे कम होंगे और पोषक तत्व भी कम होंगे। मृदा की बनावट जो है रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी। मृदा की बनावट 3 प्रकार की होती है, रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी। जल और पोषक तत्व धारण करने वाली होती है। रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी। तो दोमट और चिकनी मिट्टी जो है जल और पोषक तत्व धारण कर सकती है, बट रेतीली जो है नहीं कर सकती है। और ये दोमट मिट्टी सर्वोत्तम उर्वरता वाली होती है। रेतीली मिट्टी जल व पोषक तत्व शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मृदा का पीएच, सॉइल पीएच मिट्टी की अम्लीय व क्षारीयता पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। पीएच जो है 6.5 से 7.5 पोषक तत्वों की सर्वोत्तम उपलब्धता होती है। जिस मृदा का पीएच 6.5 से और 7.5 6.5 से लेके और 7.5 होगा, वो जो मृदा में पोषक तत्व सर्वोत्तम उपलब्धता होती है। बहुत अधिक या कम पीएच, अगर बहुत अधिक और कम पीएच हो तो अवरुद्ध पोषक यानी कि पोषक तत्वों का जो है कम होते हैं, अवरुद्ध होते हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम यानी कि मानव जनित कारक। आर्टिफिशियल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। कृत्रिम कारकों में जो है रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूजेज, जिसमें केवल यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के लंबे समय तक प्रयोग से मिट्टी में क्या होता है? असंतुलन हो जाता है। मृदा उर्वरता पर प्रभाव। मृदा उर्वरता पर जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मृदा अम्लता बढ़ती है, जैविक जीवन घटता है। यदि जो है मृदा के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अगर खाद का प्रयोग करते हैं आवश्यकता से ज्यादा, तो उसकी जो है पोषक तत्व कमी हो जाती है, मृदा में अम्लता की बढ़ जाती है और जैविक जो है जीवन उसका घट जाता है। जैविक खादों की अनदेखी। यदि गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट जैसे खाद का अगर हम मिट्टी में उपयोग कम करते हैं तो जैविक पदार्थों की कमी अपने आप ही हो जाती है। मृदा संरचना बिगड़ती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या घट जाती है। इसमें जो है बिल्कुल आसान और संक्षिप्त में दिया गया है, तो आई थिंक मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। असंतुलित फसल चक्र, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है? एक ही फसल को बार-बार बोने से मिट्टी के विशेष पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब हम
एंड मोनो, नाम से क्लियर हो रहा, मोनो सिंगल क्रॉपिंग, यानी कि असंतुलित एक ही फसल बार बार उगाते हैं तो मृदा के जो है पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, मृदा थक जाती है, मृदा में उर्वरता में गिरावट हो जाती है, सॉइल फैटिग्यू, मृदा थकावट, यानी कि मृदा जो है वो थक जाती है। अत्यधिक सिंचाई, खारा पानी, सिंचाई जल में अधिक लवण या बोरोन हो तो मिट्टी की रासायनिक संरचना बिगड़ती है। लवणीयता, सैलिनिटी और क्षारीयता बढ़ जाती है, यानी कि लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यदि खारा पानी हो और अत्यधिक सिंचाई सिंचाई हम अगर करें तो जो है वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है और क्षारीयता भी जो है वो बढ़ती है। सॉइल अपर्दन, सॉइल एरोशन, मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली गतिविधियां जैसे कि पेड़ों की कटाई करना, ढलुआ भूमि पर कृषि और ट्रैक्टर से गहरी जुताई करना आदि अगर हम करते हैं तो उपजाऊ परत बह जाती है, पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। जैसा कि हमने पीछे सॉइल एरोशन यानी कि मृदा अपरदन में जो है इसका डिस्कशन किया था कि मृदा अगर जो है किस प्रकार जल से, वायु से और इस प्रकार जो है मृदा का अपरदन होता है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक जो है वो हम देखेंगे कि क्या-क्या कारणों से जो है वो मृदा की उर्वरता को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण का गलत उपयोग, भारी मशीनें बार-बार चलाने से मिट्टी सख्त हो जाती है। भारी मशीनें बार-बार अगर हम चलाते हैं तो मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, जल और वायु का प्रवेश घटता है, जड़ विकास रुक जाता है। कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग अगर हम करेंगे तो हानिकारक रसायन मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और जिससे क्या जैविक गतिविधियाँ रुक जाती है, पोषक तत्वों का चक्र प्रभावित होता है। खाली खेत छोड़ना, यदि बिना खाद डाले बार-बार फसल लेना, मिट्टी को आराम ना देना और अधिक दोहन, खाली खेत छोड़ना या अधिक दोहन, दोनों ही तरीके से जो है मिट्टी की उर्वरता जो है समाप्त होती है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता समाप्त हो जाती है। बिना खाद डाले बार-बार फसल ले लेंगे तो मिट्टी को आराम ना देना, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता खत्म करते हैं। नाली और जल निकासी की व्यवस्था, खेतों में पानी भरने से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है। यदि किसी खेत में पानी भर जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ फसल अपने आप स्वतः ही खराब हो जाती है। जल जमाव हो जाता है, जल जमाव होने से ऑक्सीजन की कमी होती है और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। बेटा फल, औद्योगिक प्रदूषण, अ, जो आजकल फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा मृदा को प्रभावित करते हैं। पास की फैक्ट्रियों का धुआँ, रासायनिक अपशिष्ट आदि मिट्टी में मिलते हैं। उससे क्या होता है मिट्टी में भारी मेटल्स यानी कि धातुएँ जमा हो जाती है और उसकी जो है टॉक्सिसिटी विषाक्तता बढ़ जाती है। तो ये भी जो है मुख्य कारण है। तो किसी में तो लिया मतलब बोतल लिया। हुँ। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कृत्रिम कारक मनुष्य की गतिविधियों पर आधारित होते हैं। ये या तो मृदा को उर्वर बना सकते हैं और यदि असंतुलित हो और टिकाऊ तरीके से अपनाए जाए तो। ये कब संभव है? जब लेकिन यदि मनुष्य जो है अनियंत्रित और असंतुलित तरीके से खेती करेंगे तो मृदा को जो है वो मृत भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी को बंजर और मृत भी बना सकते हैं। देखिए आदमी के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम मृदा को संतुलित उर्वर भी बना सकते हैं यानी कि संतुलित भी बना सकते हैं और मृत भी बना सकते हैं, बंजर भी बना सकते हैं। यदि अनियंत्रित और असंतुलित तरीके से कृषि की जाए तो मृदा बंजर हो जाएगी। ये और आज हो भी रही है और हम जो है इसको देख भी रहे हैं। उर्वरता बनाए रखने के लिए सुझाव, जैविक और रासायनिक खादों का असंतुलित प्रयोग, जैविक और रासायनिक खादों का सिर्फ संतुलित प्रयोग करें। फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद आपका जो है हरी खाद अपनाएं, फसलें जैसा कि गवार और ढैंचा और ऐसी फसलें हम जो है इनको कच्ची जो हम हैरो कर देते हैं तो
मिट्टी को बहुत अधिक उर्वरता जो है मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं। सिंचाई जल और गुणवत्ता की जांचें करनी चाहिए। मृदा परीक्षण कराकर आवश्यक पोषक तत्व भी डालने चाहिए। ट्रैक्टर आदि को सीमित और सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ये आप लोगों के सामने दिया गया है। आपके दिमाग में पिक्चर्स चलनी चाहिए, शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता क्या अभी हमने बात करी थी कि सॉइल फर्टिलिटी की। अब हम बात करेंगे मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी की। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी? फर्टाइल से मतलब है उर्वरता से और प्रोडक्टिविटी से मतलब है उत्पादकता से, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में हमको कितना उत्पादन जो है प्राप्त हुआ है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज सॉइल प्रोडक्टिविटी? सिंपल शब्दों में हम इसको समझते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा मृदा किसी विशेष फसल को पर्याप्त मात्रा में सतत और आर्थिक रूप से लाभदायक उत्पादन जो है हमको देने में सक्षम हो, उसको जो है हम सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी मृदा न केवल उर्वर होनी चाहिए बल्कि वह अच्छी जल धारण क्षमता वाली होनी चाहिए, संरचना अच्छी होनी चाहिए, जैविक गतिविधियां अच्छी होनी चाहिए और सिंचाई और जल प्रबंधन जो है आदि इतने के साथ में इतनी सक्षम हो कि वह अधिक से अधिक उत्पादन हमको दे सके। क्लियर? नेचुरल फैक्टर्स, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले नेचर फैक्टर्स में जो है वो क्या है? मृदा की बनावट जो है, सॉइल टेक्सचर जो है, दोमट मिट्टी अधिक उत्पादक होती है और रेतीली मिट्टी कम होती है, बिल्कुल सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। सॉइल स्ट्रक्चर, अच्छी संरचना वाली जो मृदा है जिसमें जल और वायु का संचरण बेहतर होगा तो बेहतर फसल की वृद्धि होगी, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, फसल की बढ़वार अच्छी होगी। मृदा की गहराई, मृदा गहरी मिट्टी में जड़ें अच्छे से फैलती है और अधिक उत्पादन देती है। यदि जो है मृदा की गहराई होगी तो जड़ें अच्छे से फैलेगी और अच्छे से फैलेगी तो जो है अधिक उत्पादन होगा। जैसा कि मूंगफली की बात करें, मूंगफली की लिए जो है अगर मिट्टी जो है थोड़ी हल्की रेतीली होगी तो उसमें जो है अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। पीएच मान न्यूट्रल या थोड़ा अम्लीय, यदि 6.5 जैसा भी मैंने बताया 6.5 से लेकर 7.5 पीएच मान जिस मिट्टी का है वो जो है बेहतर मानी जाती है। वहां पे जो पोषक तत्व बेहतर उपलब्धता में, नमी की उपलब्धता, नमी फसल वृद्धि के लिए आवश्यक है, नमी फसल वृद्धि के लिए आवश्यक है। अधिक या कम दोनों हानिकारक है, अधिक भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है। नमी जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। जैविक पदार्थ मिट्टी में पोषक तत्व जैसे हुमस और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो है आर्टिफिशियल फैक्टर क्या क्या है? उर्वरकों का उपयोग, वही जो हम फर्टिलिटी में भी बात कर चुके हैं। संतुलित और समय पर उर्वरक देना उत्पादकता को बढ़ाता है। फसल चक्र यदि हम नहीं लेंगे तो जो है मिट्टी की जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और पुनर्जीवित जो है वो बारी बारी से करते हैं तो उसमें पोषक तत्व जो है बने रहते हैं। सिंचाई प्रणाली, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई जल की बचत करती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। ड्रिप हो या स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम और भी बेहतर है। ड्रिप सिस्टम से जो है जल की बचत होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। मृदा संरक्षण तकनीकी जैसे कंटूर फार्मिंग, मल्चिंग, अपर्दन से बचाव होता है। जैसे कंटूर जुताई हम करेंगे तो और मल्चिंग बनाए रखेंगे तो मृदा अपर्दन से जो है बचाव होगा। कीटनाशक और जैविक उपचार, यदि हम जैविक तरीके से जैविक केमिकल से जो है फसलों का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे उत्पादकता बनी रहती है। मृदा परीक्षण और पोषक तत्वों का प्रबंधन,
आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन फसल वृद्धि में सहायक है। आवश्यक पोषक तत्व अगर होंगे तो फसलों की वृद्धि भी उतनी ही अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता बनाम मृदा उत्पादकता, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। देखिए डेफिनेशंस के तौर पे जो है पोषक तत्वों की उपस्थिति होना, फर्टिलिटी में पोषक तत्व है और यहाँ पे वास्तविक उत्पादन से है, उत्पादन देने की वास्तविक क्षमता से। प्रकृति पोटेंशियल संभावित होती है, देखिए उर्वरता संभावित होती है और उत्पादन वास्तविक होता है, एक्चुअल होता है। और सापेक्षित स्थायी, सापेक्षित स्थायित्व क्या होता है, स्थायी होता है। मौसम उर्वरता स्थायी हो सकती है बट उत्पादकता जो है मौसम सिंचाई प्रबंधन से प्रभावित हो सकते हैं। और मिट्टी में एनपीके और हुमस की मात्रा अधिक होती है। यदि सभी कारक अनुकूल है तो गेहूं का उत्पादन 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है लिया जा सकता है। मिट्टी में एनपीके और हुमस की मात्रा अधिक है तो ये उर्वरता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और हुमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए और सभी कारक जो है अनुकूल हो तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन, यानी कि ये उत्पादन से बात संबंधित है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है व्हाट इज द फर्टिलिटी एंड व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे सैलाइन सॉइल्स, यानी कि लवणीय मृदाएं क्या है। सैलाइन सॉइल्स, व्हाट इज द सैलाइन सॉइल, ऐसी मृदा जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी 4 डेसिमल पर मीटर, 4 डेसिमल पर मीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हो तो जो है, और ESP, EC electrical conductivity, what is the electrical conductivity, that is the importance. Used to quantity soil salinity, EC that is nothing is जो है मृदा के अंदर कितनी क्षारीयता है उसको मापने की, यानी कि क्वांटिटी जो की जाती है वो मापने की क्षमता को जो है 4 डेसिमल पर मीटर में जो है उसको मेजरमेंट किया गया। 4 DSM stands for 4 decisiemens per meter, a measurement of electrical conductivity used to quantify soil salinity, यानी कि ये soil salinity को जो है क्वांटिफाई करती है, उसको बताती है कि इसमें कितना जो है लवणीयता है। ESP एक्सेंट सोडियम परसेंटेज, ये जो है 15% से ऊपर होना चाहिए। अगर 15% से ऊपर है तो ये समझिए, और pH मान 8.5 के ऊपर है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। अब ये चीजें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 4 डेसिमल पर मीटर के जो है अंदर हुई, और ESP एक्सेंट सोडियम परसेंटेज 15% के ऊपर है, और pH 8.5 के अंदर है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। सतह पर सफेद लवण की परत दिखाई देती है सतह पर, इसीलिए इन्हें पहले सफेद क्षारीय मृदा, सफेद ऊसर भी कहा जाता था। EC आपको समझ में आ गया, ESP आपको समझ में आ गया, pH 8.5 8.5 जो है उसके ऊपर जो भी होगा वो लवणीय मृदा होगी। लवणीयता का जो है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझेंगे। बीज का अंकुरण जो है वो नहीं होगा, बीज अंकुरण प्रभावित होता है। मृदा घोल यानी कि वो गाढ़ा हो जाता है, जड़ों से बाहर प्रसारण नहीं हो पाता है। एक्सोमोसिस यानी कि जल व जीव द्रव्य बाहर निकल जाते हैं, जल व जीव द्रव्य बाहर निकल जाते हैं। जब यदि लवणीयता बढ़ जाती है तो जल व जीव द्रव्य बाहर आगे पौधे मुरझा कर सूखने लगते हैं। पर्याप्त नमी होते हुए भी पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। दैट्स क्लियर।
लवणीय मृदा बनने के कारण। लवणीय मृदा जो है निम्न कारणों से बनते हैं, जिसमें शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, अधिक वाष्पीकरण वहां पे होता है, कम वर्षा होती है, लवण सतह पर जमा हो जाता है। उच्च जल स्तर जहां पे होगा, केशिकीय क्रिया से लवण ऊपर आकर जम जाते हैं। केशिकीय क्रिया से जो है लवण जमीन के ऊपर आकर जम जाते हैं। लवणीय जल से सिंचाई, यदि अगर खारे पानी से जो है हमने फसल खेत को सींच दिया तो उससे जो है ये अपनी लवणीय बढ़ जाती है। अवधेय अवमृदा, हार्ड लेयर, हार्ड लेयर, लवण नीचे नहीं जा पाते हैं। जब अगर हार्ड लेयर होगी तो आपके जो है लवण होंगे वो मृदा के अंदर वो नीचे नहीं जा पाते। खराब जल निकासी, पानी अगर हमेशा भरा रहता है तो लवण सतह पर जम जाते हैं। इस प्रकार जो है मृदा जो है लवणीय बन जाती है। लवणीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड्स क्या है लवणीय मृदाओं का जो है वो स्क्रैपिंग, यानी कि पहले तो हम उसकी खुरच देंगे, ऊपर की जो लेयर्स होगी उसको जो है सतह की लवण परत को हम हटाने का काम करेंगे। और फ्लशिंग, सतह पर जल भरकर लवण घुलाकर बहाना, यानी कि हम जमीन पर जो है जल भर देंगे और जल भरकर जो है लवण को बाहर, यानी कि उस पानी को बाहर निकाल देंगे घुलाकर, तो यानी कि बाहर हो जाए, उसको फ्लशिंग कहते हैं। लीचिंग, निक्षालन, पर्याप्त मीठे जल से लवणों को नीचे धकेलना, यानी कि हम जो है मीठा जल भर के और जो लवण की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको जमीन में नीचे की ओर धकेलना जो है लीचिंग कहलाता है। आई थिंक वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। स्क्रैपिंग, खुरचना, फ्लशिंग, बहाना और लीचिंग, निक्षालन। जैसे बाथरूम का फ्लश जिसको कहते हैं फ्लशिंग, तो वो पानी बहकर चला जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर सेम मीनिंग है। केमिकल मेथड्स, अमेंडमेंट्स, प्रमुख सुधारक। अब यानी कि रासायनिक तरीके से हम कैसे सुधार सकते हैं उसमें, विलय कैल्शियम लवण, कैल्शियम लवण का जो है विलय जिप्सम और फास्फो जिप्सम से जो है हम कर सकते हैं। कम विलय अगर है, कम विलय कैल्शियम लवण, चूना पत्र कैल्शियम कार्बोनेट से जो है हम उसको मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। अम्ल और अम्ल उत्पादक गंधक और पाइराइट, जो है गंधक और पाइराइट का जो है हम मिक्स करेंगे। मुख्य क्रिया क्या होगी? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो है वो मिलाने से कैल्शियम प्लस नाइट्रेट को विस्थापित करता है। जिप्सम क्या करेगा? कैल्शियम प्लस नाइट्रेट को विस्थापित करेगा, और नाइट्रेट जो है वो सोडियम सल्फेट बनाता है, और सोडियम सल्फेट जल में घुलकर बाहर निकल जाता है। दैट इज द रिएक्शंस। आई थिंक क्लियर। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट मिलाने से कैल्शियम और नाइट्रेट को विस्थापित करता है, और नाइट्रेट जो है सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट क्या करेगा? जल में घुलकर बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है हम हमारे जिप्सम और फॉस्फोजिप्सम, चूना पत्थर और गंधक पाइराइट का प्रयोग करके जो है सुधार। मृदा प्रबंध उपाय, खेत की जुताई जो है वो करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे, जुताई करेंगे, खेत समतल रखें, नमी होने पर गहरी जुताई करेंगे। बुआई की विधियां, कूड़ सिंचाई विधि अपनानी पड़ेगी। बीज मेड़ की ढलान पर बोए ताकि जो है आ, वो कूड़ कूड़ सिंचाई, यानी कि जो हम एक एक करके कूड़ बाय कूड़, जैसा इस तरह से जो हम हल के द्वारा जो बुआई की विधि, यानी कि कूड़ के अंदर जो है हम बुआई करें, और बीज मेड़ की ढलान पर बोएंगे तो जो है हमारा जमीन जो है वो इरोशन, यानी कि मृदा इरोशन नहीं होता है, और मृदा का कटाव जो है वहाँ नहीं होता है। बीज दर सामान्य से 15 से 20% हम अधिक बोनी पड़ेगी यदि लवणीय और मृदा है। लवणीय मृदा है तो हमको सामान्य से 15 से 20% अधिक जो है बीज की बुआई करनी पड़ेगी। सिंचाई, फ्लडिंग या ड्रिप सिंचाई उपयोगी होती है। फ्लडिंग करो या फिर ड्रिप इरिगेशन करो। कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे, भौतिक दशा सुधरती है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बनाकर लवण घटाता है। लवण सहिष्णु फसलें, यानी कि हमको क्या करना है, साल्ट टॉलरेंट फसलें उगानी होगी। उच्च सहिष्णु हाई रेसिस्टेंट जो ढेंचा, चुकंदर, शलजम, पालक, मूली और दूब घास ये लगाएंगे जो कि साल्ट टॉलरेंट होती है। मध्यम टॉलरेंट मीडियम रेसिस्टेंट में गेहूं है, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, टमाटर, आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये फसलें जो है मीडियम टॉलरेंट होती है, यानी कि और न्यून मूंग और उड़द, चना, मटर, भिंडी, लौकी, फल, सेब, संतरा, नींबू, पपीता ये जो है मिनिमम रेसिस्टेंट होता है। ये जो है हम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है उसमें आती है, यानी कि सबसे जो है बेस्ट वो है जो ढेंचा, चुकंदर, शलजम, पालक, मूली हम इनको ले सकते हैं, क्योंकि जैसे पालक के अंदर ऑलरेडी सैलाइंस होते हैं, मूली में ये थोड़ा रेसिस्टेंस भी जो है होती है उनकी। फसल चक्र जो है ये इम्पोर्टेंट है। धान के बाद हमको सरसों लेनी है, धान के बाद जौ और सरसों यानी कि हरी खाद ढेंचा सहित जो है हम ले सकते हैं। ढेंचा फिर गेहूं, धान और आलू की खेती कर सकते हैं। कपास के बाद रिजका, मक्का और आलू की खेती, गवार, जौ, कपास, मेथी इस तरह से जो हम फसल चक्र अपना सकते हैं। संक्षेप में याद रखने के जो है 5 क्लाइमेट 5K क्लाइमेट कैपिलरी वाटर, खारा पानी, कठोर अवमृदा और खराब ड्रेनेज, यानी कि 5K के थ्रू हम याद रख सकते हैं इसको। और प्रबंध में 3R प्लस 3F, रिमूव, स्क्रैपिंग, रिमूव में कौन कौन से, स्क्रैपिंग और फ्लशिंग, 3R स्क्रैपिंग, फ्लशिंग और लीचिंग ये तीनों ही जो है हटाने का। और रिप्लेस में जो है जिप्सम, चूना, पाइराइट ये तीनों चीजें जो है हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे मृदा का जो है सॉइल सैलिनिटी हम यानी कि मृदा लवणता कम कर सकते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिस जुताई और सिंचाई, क्रॉप सिलेक्शन, ऑर्गेनिक मैटर, क्रॉप रोटेशन ये सभी जो है हमारा प्रबंध के उपाय है। बड़े इजी तरीके से हमने आपको दिखाए हैं। एसिडिक सॉइल्स में जो है अम्लीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, पैतृक पदार्थ की प्रकृति, क्वार्टज, ग्रेनाइट जैसी अम्लीय चट्टानों से विकसित मृदा, सिलिका जल, आर्थोसिलिका आर्थोसिलिसिक अम्ल का निर्माण करते हैं। पैतृक मृदा की प्रकृति क्वार्टज, ग्रेनाइट जैसी अम्लीय चट्टानों से विकसित मृदा होती है। सिलिका प्लस जल आर्थोसिलिसिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा द्वारा क्षारों का ह्रास होगा, यानी कि जो है अधिक वर्षा जब होगी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम घुलकर नीचे चले जाते हैं और मृदा में एल यानी कि एल्युमिनियम और Fe आयरन, फेरस यौगिक यानी कि बचते हैं, मृदा अम्लीय हो जाती है। इसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मृदाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग। अम्लीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है वो कंटिन्यूशन में हम देखेंगे, ताकि हमने इसे अम्लीय मृदाओं का निर्माण और अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग जैसे अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करने से, अमोनियम नाइट्रेट के लगातार प्रयोग से जो है अम्लीयता बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से अपघटन से हुमस, कार्बनिक अम्ल व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और H धनायन बनाते हैं, जिससे जो है वो अम्लीयता बढ़ती है बढ़ाते। सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, अपघटन, नाइट्रीकरण क्रियाओं से अम्ल निर्मित होते हैं। क्षारों की कमी होने पर अम्ल न्यूट्रल नहीं हो पाते, अम्लीयता बढ़ती है। इस प्रकार जो है हमारा जमीन जो है वो अम्लीय बन जाती है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और किसी शब्दों के
माध्यम से आपको बताया गया है। अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉइल एसिडिटी ऑन प्लांट्स। अम्लीयता का जो है पौधों पर क्या प्रभाव होता है? एच धनाइनों की अधिकता से हाइड्रोजन धनाइनों की अधिकता पौधों के लिए। अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव के अंदर जो है हम एच हाइड्रोजन धनाइनों की जो है अधिकता हो जाती है, पौधों के लिए हानिकारक है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, कोशिका विभाजन, डीएनए निर्माण, श्वसन प्रभावित होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरम, आयरन और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व का अवशोषण जो है बाधित होता है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता घट जाती है, पौधे पीले पड़कर मुरझा जाते हैं। ये जो है इस तरह से पौधों पर प्रभाव पड़ता है। अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? समुचित जल निकास, ड्रेनेज सिस्टम, अतिरिक्त जल निकालने से अम्ल बह जाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संचय नहीं हो पाता है। अतिरिक्त जल यदि मृदा में होगा तो जो है वो अम्ल बह के निकल जाएंगे और CO2 का निर्माण नहीं होगा। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लकड़ी की राख अम्लीयता को कम करती है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और लकड़ी की राख ये क्या करती है? एसिडिक सॉइल्स यानी कि जो है उसका निर्माण कम करती है, एसिडिटी को जो है अम्लीयता को कम करती है। लीचिंग, लाइनिंग, चूना मिलाना, चूना कैल्शियम धनायनों का जो है वो कैल्शियम आयन जो है हाइड्रोजन धनायनों को विस्थापित करता है। कैल्शियम मृदाओं का प्रबंधन, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स, समुचित जल निकास, ड्रेनेज सिस्टम, अतिरिक्त जल निकालने से अम्ल बह जाते हैं और CO2 का संचय नहीं हो पाता है। सोडियम, सारे सारे उर्वरकों का प्रयोग से जो है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और लकड़ी की राख से अम्लीयता को कम किया जा सकता है। कैल्शियम धनायनों की वजह से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, चूना मिलाने से, लाइनिंग करने से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने से मृदा संतुलित होती है। अम्लीयता सहन करने वाली जो है फसलें, टॉलरेंस क्रॉप हमको लगानी पड़ेगी। कम सहनशील फसलें जो अम्लीयता की, फूल गोभी है, चुकंदर है और बरसीम और रिजका। ये जो है कम सहनशील। सामान्य सहनशील में गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू ये जो है थोड़ा मीडियम टॉलरेंट क्रॉप्स है। अधिक हाई रेसिस्टेंट फसल जो है राई और घास जो है ये दोनों जो है अम्लीयता के बहुत ही टॉलरेंट है। कारण, किस कारण से जो है मृदा अम्लीयता बढ़ती है? पैतृक पदार्थ, चाठन, चहन, लीचिंग, केमिकल फर्टिलाइजर, कार्बनिक मैटर्स और छोटे माइक्रोब्स। प्रभाव जो है 6P किससे प्रभावित होती है? pH के बढ़ने से जड़ें रुक जाती है, प्रोटीन DNA बाधित होता है, पोटेशियम कैल्शियम आयरन अपटेक घटाना, पैथोजेंस और सूक्ष्म जीव निष्क्रिय, प्लांट विल्ट। देखिए यहाँ पे जो है 5C से मतलब है चाथन, चहन, केमिकल फर्टिलाइजर, कार्बनिक मैटर और छोटे माइक्रोब्स। और 6P से मतलब है pH, प्रोटीन, पोटेशियम कैल्शियम फेरस अपटेक और पैथोजेंस और प्लांट विल्ट। अब हम जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया? सभी लोग जानते हैं 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो कौन सा है? पश्चिमी शुष्क जो है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, जिसके अंदर आपका जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में औसत जो वर्षा वो बहुत कम होती है, 150 टू 300 मिलीमीटर जो है ओनली बारिश होती है। आर्द्र दक्षिण क्षेत्र में कौन सी फसल जो है वो प्रमुख है? आर्द्र दक्षिण क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो है वो प्रमुख है।
राजस्थान का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? ये सभी लोग जानते होंगे। गंगानगर में जो है धान बहुतायत में होती है। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? राजस्थान की विस्तृत सर्वाधिक मृदा जो है रेतीली मिट्टी है। राजस्थान के अंदर जो है रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी असम के किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान के जो है उदयपुर जिले के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। लवणीयता लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे अधिक उपयोगी पदार्थ कौन सा है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, जिप्सम। मृदा उर्वरता उत्पादकता में क्या अंतर है? ये जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, दोनों समान है? नहीं। दोनों उत्पादन से संबंधित है? नहीं। इनमें से कोई संबंध नहीं। उर्वरता क्षमता से संबंधित है, यानी कि फर्टिलिटी से, और उत्पादकता जो है प्रोडक्शन से संबंधित है, वास्तविक उत्पादन से संबंधित है। मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा है? हरी खाद जो है यदि हम जमीन के अंदर मिलाते हैं तो मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में जो है अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण में नहीं, लवणीय शुष्क नहीं, पश्चिमी शुष्क में नहीं। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन ये बिना सोचे समझे पश्चिमी राजस्थान पे आप जो है टिक कर देंगे। राजस्थान में धान की सबसे अधिक पैदावार किस नहर से संभव हुई? ये भी आप बिना सोचे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो है टिक कर सकते। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उत्पादकता कम होने का प्रमुख कारण, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उत्पादकता कम होने का जो है प्रमुख कारण कम वर्षा। वहाँ पे वर्षा ही कम होती है तो जो है उत्पादन भी कम होगा। राजस्थान में धान प्लस गेहूं आधारित फसल चक्र किस क्षेत्र में बोया जाता है? ये जो है आप दक्षिण पूर्वी आर्द्र क्षेत्र के अंदर जो है धान प्लस गेहूं का फसल चक्र हम अपना सकते हैं। आई थिंक ये जो है टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसमें से बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए बनते हैं, और इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन हम क्विज के थ्रू जो है आप लोगों को पेश करेंगे। तो आप लोग जो है लगे रहें, डटे रहें और अपनी मेहनत करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। दर्पण झूठ बोलने नहीं देगा। हम जो है इस क्लास को दो एक पंक्तियों के माध्यम से खत्म करेंगे। दो फैक्ट्स के आपको जो है अवगत कराते हैं। दर्पण जो है झूठ बोलने नहीं देगा। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने जो है मौका देकर बदलते हैं। ये आप भली भांति जानते हैं आज की दुनिया कैसी है। वक्त जो है हालात देखकर बदलता है तो अपने जो है मौका देकर बदल जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।